नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण और आप सुन रहे हैं एक खौफनाक किस्सा, वो भी मेरी जुबानी। आज मैं आपको ज्यादा समय बर्बाद नहीं कराऊंगा क्योंकि आज की कहानी इतनी डरावनी है कि शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। रमन और जिया, इन दोनों की शादी को कई साल हो चुके थे। रिश्ते में प्यार भी था, तकरार भी, लेकिन फिर भी एक अटूट डोर थी जो उन्हें हमेशा जोड़े रखती थी। रमन के लिए जिया की मुस्कान इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज थी और जिया को रमन की बाहों में सुकून मिलता था। लेकिन यह सुकून कब खौफ में बदल जाएगा, इसका अंदाजा उन्हें कभी नहीं था। रतलाम से लौटती उस रात ने सब कुछ बदल दिया। जिया कार से सही सलामत घर तो पहुंची थी, लेकिन उसके कपड़े मिट्टी और खून से सने थे। उसकी आंखों में प्यार की जगह अब अजीब सी नफरत चल रही थी। रमन उसे देखकर सहम गया, क्योंकि वह औरत जो सामने खड़ी थी वो बिल्कुल जिया जैसी दिख रही थी, मगर कहीं ना कहीं उसके भीतर अब कोई और था। ऐसा लगता था जैसे उसके शरीर में किसी और आत्मा, किसी चुड़ैल का साया घर कर चुका हो। आने वाले दिनों में रमन को अपने ही घर की दीवारों के पीछे अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी रात को गलियारे में बांगड़ियों की छनक, कभी कमरे के कोनों से आती फुसफुसाहट। रमन को शक होने लगा कि उसकी पत्नी अब वहीं नहीं रही। रात का 1 बज रहा था। शहर नींद में डूबा था, लेकिन रमन की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वह कमरे में इधर उधर टहल रहा था। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक उसकी बेचैनी और बढ़ा रही थी। उसने बार बार फोन उठाकर जिया का नंबर मिलाया। हर बार वही ठंडी सी आवाज, आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वह इस समय उपलब्ध नहीं है। वो फोन क्यों नहीं उठा रही? रमन बुदबुदाया। जिया को उसने कह रखा था कि दिन ढलने से पहले निकल पड़े, लेकिन उसने सुनी क्यों नहीं? रमन को गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके भीतर कहीं एक डर भी पल रहा था। शादी के 7 सालों में उसने जिया को कभी इतना रहस्यमयी, इतना खामोश, इतना अजनबी महसूस नहीं किया था। रमन बालकनी में जाकर बार बार गेट की ओर देखता। अंधेरे में सब सन्नाटा था, लेकिन तभी उसकी नजर नीचे पड़ी। गेट के भीतर से एक कार धीरे धीरे अंदर आ रही थी। वही कार, जिया की कार। रमन की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन जैसे ही कार का दरवाजा खुला और जिया बाहर निकली, उसकी चाल, उसके चेहरे की वह अजीब मुस्कान, अब सब कुछ रमन को झकझोर गया। वह औरत जिया तो थी, मगर साथ ही ऐसा लग रहा था जैसे कोई और भी था उसके भीतर। कोई ऐसा जो इस दुनिया का नहीं था। जैसे ही रमन ने देखा कि जिया कार से वापस आ गई है, उसका दिल राहत से भर गया। वह तेजी से नीचे भागा, पर जैसे ही नीचे पहुंचा, उसकी सांसें थम सी गईं। जिया कार से बाहर निकल चुकी थी। उसके कपड़े मिट्टी से सने थे, पैरों में सैंडल नहीं थे और उसके नंगे पांव के अंगूठे से खून रिस रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी अंधेरे जंगल से नंगे पांव भाग कर आई हो, और उसके साथ खड़ा उसका भाई टॉम, पूरा कीचड़ में लथपथ, माथे पर हल्की चोट और चेहरा जैसे किसी खौफनाक डर से जकड़ा हुआ हो। रमन ने झल्लाते हुए कहा, जिया, तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? क्या तुम्हें एक फोन करने की भी? लेकिन उसके शब्द वहीं रुक गए, क्योंकि जिया ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने बस ठंडी नजरों से उसे अनदेखा किया और लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। रमन को अजीब सा झटका लगा। जिया हमेशा सीढ़ियां ही चढ़ती थी, फिटनेस उसका जुनून था। पर आज वह बिना एक पल रुके लिफ्ट में घुस गई, जैसे किसी कोने कोने तक जल्द से जल्द छुप जाना चाहती हो। लिफ्ट में रमन ने उससे कई बार पूछा, जिया, ये सब कैसे हुआ? तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? तुम्हें चोट कैसे लगी? लेकिन जिया खामोश खड़ी रही। उसकी आंखें शून्य में टिकी हुई थीं, जैसे किसी अदृश्य अंधेरे को देख रही हों। उसके कानों में रमन की आवाज जैसे पहुंच ही नहीं रही थी। घर पहुंचते ही वह सीधे बाथरूम में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। पानी गिरने की आवाजें आने लगीं, लेकिन उसके बीच बीच में कुछ और भी सुनाई देता था, जैसे किसी के हंसने की हल्की गूंज या कोई फुसफुसाहट। रमन के रोंगटे खड़े हो गए। वह बेचैन होकर पलंग पर बैठ गया और जिया के घर फोन करके सबको तसल्ली दी कि वह सुरक्षित लौट आई है। लेकिन उसके अपने दिल को कोई तसल्ली नहीं थी। करीब 1 घंटे बाद जिया बाथरूम से बाहर निकली।
उसके बाल भीगे हुए थे, चेहरा फीका था। बिना कुछ बोले वह सीधा पलंग पर लेट गई और पलक झपकते ही गहरी नींद में डूब गई। रमन उसके घाव पर दवा लगाना चाहता था, पर अजीब बात यह थी कि जिया बिल्कुल बेफिक्र सो रही थी, जैसे उसके शरीर पर कोई दर्द हो ही नहीं। रमन रात भर बेचैन करवटें बदलता रहा। सुबह 9:45 पर जब उसकी नींद टूटी, तो कमरे में एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। उसे जिया की आवाज टोंती सुनाई दी। रमन, जल्दी नीचे आओ, नाश्ता रेडी है, ऑफिस लेट हो जाओगे। रमन चौंक पड़ा। उसने तो कोई आहट तक नहीं की थी। फिर जिया को कैसे पता चला कि वह उठ चुका है? वह जल्दी से बाहर आया तो देखा, किचन में जिया उसकी पसंद की सारी चीजें बना रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, वही मुस्कान जिसे देखे हुए रमन को सालों बीत चुके थे। रमन ने हैरानी से पूछा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? कल तो तुम बिल्कुल टूट गई थी, और तुम्हारे पांव में जो चोट थी वो, उसकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि जब उसने जिया के पैरों की तरफ देखा, वहां कोई चोट का निशान ही नहीं था। न अंगूठे से खून, न ही सूजन। रात की सारी तकलीफ जैसे कभी हुई ही ना हो। रमन का दिल एक पल को थम गया। लेकिन कल तो मैंने अपने हाथों से दवा लगाई थी, वह बड़बड़ाया। जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ रमन, अब तुम जल्दी जाओ, लेट हो रहे हो। और हां, आज रात जल्दी आना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। उसकी आंखों में चमक थी, होठों पर वही हंसी, लेकिन उस हंसी में एक अजीब सी परछाई छुपी थी। रमन को उसकी बातें अजीब लगी, लेकिन ऑफिस का टाइम हो रहा था। वह निकल गया। रास्ते भर उसे बस जिया की रात वाली हालत और सुबह वाली मुस्कुराहट याद आ रही थी। क्या ये वही जिया है, या फिर कोई और जो उसकी शक्ल में घर के अंदर आ चुका है? ऑफिस से लौटते हुए रमन को मरियम का फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी। रमन, मैं दोपहर से तुम्हारे घर के चक्कर काट रही हूं। कई बार बेल बजाई, लेकिन दरवाजा किसी ने खोला ही नहीं। रमन चौंक पड़ा। यह कैसे हो सकता है? जिया तो घर पर ही थी। उसने फौरन जिया को कॉल लगाया। एक रिंग जाते ही कॉल रिसीव हो गया। रमन, मैंने तुमसे कहा था ना कि आज जल्दी आना है। कहां हो तुम? दूसरी तरफ से जिया की आवाज थी, लेकिन उसमें एक अजीब खनक थी, जैसे वो जबरदस्ती हंसी हो। रमन घर पहुंचा तो जिया दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर रमन के पीछे खड़ी मरियम पर पड़ी, उसकी मुस्कान अचानक बर्फ सी जम गई। मरियम ने उसका हाथ पकड़ते ही गुस्से से कहा, जिया, मैं कब से बेल बजा रही थी, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? जिया की आंखों में एक अजीब सा अंधेरा उतर आया। उसकी नजर मरियम पर इस तरह थी, जैसे वह उसे इस घर से धक्का देकर बाहर निकाल देगी। बिना किसी भाव के जिया ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे नींद आ गई थी, शायद इसलिए सुनाई नहीं दिया। इतना बोलते ही किचन से पकवानों की तेज खुशबू बाहर आई। मरियम अचंभे से बोली, वाह, आज तो घर में दावत का माहौल लग रहा है। कोई खास दिन है क्या? मरियम ढक्कन खोल खोल कर खाने की चीजें देखने लगी। जिया की आंखों में हल्की झुंझलाहट चमक उठी। मरियम और जिया 8 साल की दोस्त थीं। कॉलेज से ही दोनों की जड़ें जुड़ी थीं। लेकिन आज जिया का व्यवहार ऐसा था, जैसे वह मरियम की मौजूदगी बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही हो। मरियम ने मजाक किया, लगता है आज कोई खास बात है, इसलिए सारा दिन दरवाजा नहीं खोला। कहीं मैं कबाब में हड्डी न बन जाऊं, है ना? जिया ने उसे देखा। उसके होंठों पर अजीब मुस्कान उभरी और उसने बेहद ठंडी आवाज में कहा, कोई बात नहीं, तुम अभी खाना खा लो, हड्डी मैं बाद में निकाल कर फेंक दूंगी। मरियम के रोंगटे खड़े हो गए। यह वही जिया नहीं थी जो वह सालों से जानती थी। उसकी आंखों में किसी और की झलक थी, जैसे कोई और उसके शरीर से झांक रहा हो। रमन बीच में आ गया और मजाक मस्ती करने लगा। माहौल हल्का हुआ, सबने खाना खाया, लेकिन पूरे वक्त जिया की निगाहें मरियम पर गड़ी रहीं, मानो उसे हर पल निगल रही हों। करीब 10 बजे मरियम ने विदा ली और अपनी स्कूटी पर घर की ओर निकल पड़ी। रास्ता छोटा था, लेकिन उसका शॉर्टकट एक सुनसान गली से गुजरता था। उस गली में अक्सर अंधेरा और खामोशी रहती थी। मरियम अपनी स्कूटी लेकर उसी गली में मुड़ी। तभी उसने देखा,
बीच सड़क पर एक औरत खड़ी है। उसकी पीठ मरियम की तरफ थी। बाल खुले हुए, सर झुका हुआ, शरीर बिल्कुल स्थिर, जैसे कोई मूर्ति हो। मरियम ने स्कूटी रोकी और आवाज दी, अरे बहन जी, रास्ते से हटो जरा, सुना नहीं, हटिए। लेकिन औरत ने कोई हरकत नहीं की। मरियम झुंझलाकर स्कूटी किनारे लगाकर पैदल उसकी ओर बढ़ी। ओह मैडम, कब से कह रही हूं, सुनाई नहीं दे रहा क्या? उसने गुस्से में औरत के कंधे पर हाथ रखकर जोर से उसे अपनी ओर घुमा दिया। और तभी मरियम की चीख गले में ही दब गई। वह औरत वहां नहीं थी, सिर्फ उसके कपड़े जमीन पर गिरकर पड़े थे। पूरा शरीर हवा में जैसे धुएं की तरह गायब हो गया। मरियम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका मुंह खुला रह गया, आंखें भय से फटी की फटी। सामने अंधेरी गली में सन्नाटा गूंज रहा था, लेकिन उस सन्नाटे में उसे लगा कोई बेहद धीमी फुसफुसाहट कर रहा है। थू, हड्डी बनेगी। मरियम धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसने कांपते हाथों से अपनी गर्दन का लॉकेट पकड़ा, मंत्र बुदबुदाया और घबराकर स्कूटी की ओर दौड़ पड़ी। उसकी सांसें तेज थीं, दिल धड़क रहा था और पीछे मुड़ने की हिम्मत उसमें नहीं थी। मरियम जैसे ही पलट कर देखती है, उसकी सांस थम जाती है। वह औरत अब गली में खड़ी नहीं थी, बल्कि उसी की स्कूटी पर बैठी थी। कम रोशनी के कारण उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर उसकी आंखों से एक अजीब सी ठंडी चमक निकल रही थी। वह औरत बार बार स्कूटी का हैंडल घुमा रही थी, मानो किसी खेल का मजा ले रही हो। मरियम डर के मारे पीछे हटने लगी। उसके भीतर जैसे कोई आवाज गूंज रही थी, भाग, वरना तेरे पैर छीन लूंगी। वह कुछ समझ पाती, इससे पहले ही स्कूटी अचानक स्टार्ट हुई और पागलों की तरह उसकी ओर झपट्टी। अगले ही पल मरियम की चीख तीख पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। स्कूटी उसके पैरों के पंजों पर चढ़ चुकी थी। दोनों पैर लहूलुहान थे। वह जमीन पर गिर पड़ी, तड़पने लगी। आसपास के लोग दौड़े और उसे तुरंत अस्पताल ले गए। लेकिन उस गली में बाद में जब लोगों ने देखा, तो वहां पे बाइक कोई स्कूटी नहीं थी। सिर्फ मरियम का खून और उसकी टूटी चप्पलें पड़ी थीं। इधर रमन अपने लैपटॉप पर काम में डूबा था। उसे इस घटना की भनक तक नहीं थी। लेकिन जिया, वह आईने के सामने बैठी थी। उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कान थी। वह मुस्कान इंसानी कम और किसी दानवी छाया जैसी ज्यादा लग रही थी। जिया धीरे से फुसफुसाई, आखिरकार काम हो ही गया। उसने राहत की सांस ली, आईने से नजर हटाई और सीधे रमन के पास पहुंची। अचानक उसने रमन का लैपटॉप बंद किया और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। रमन हैरान था। 6 महीने से उनके बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जिया हमेशा शर्मीली और दूर दूर रहने लगी थी। लेकिन आज आज वह खुद रमन पर हावी थी। उसकी आंखों में अजीब सी आग थी और रमन की आत्मा उस नजर से कांप उठी। पर शरीर जैसे उसका साथ छोड़ चुका था। वह दोनों रात भर एक दूसरे में डूबे रहे। लेकिन यह सिर्फ एक रात का मिलन नहीं था, बल्कि किसी अज्ञात ताकत का खेल था। सुबह रमन जागा तो उसके चेहरे पर अजीब सी ताजगी थी। उसे पिछली रात के हर पल याद थे। लेकिन जिया, वह वैसे ही मुस्कुरा रही थी जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखकर संतुष्ट होता है। नाश्ते की टेबल पर बैठे रमन ने जैसे ही फोन उठाया, तो उधर उसकी कलीग रोमा फान थी। जिया की मुस्कान अचानक सख्त हो गई। उसके होंठ थरथराने लगे और उसकी आंखें लाल हो गईं। रमन काम की बातें करने लगा और जिया का गुस्सा फूट पड़ा। उसने मन ही मन कसम खाई, रोमा, अब तेरा नंबर है। रमन ऑफिस में काम में डूबा था। जिया ने बार बार कॉल किया, लेकिन या तो रमन ने उठाया नहीं, और जब उठाया भी तो सामने पाहुर्रोमा की आवाज हम आई। जिया के भीतर जैसे ज्वालामुखी फट पड़ा। इसी बीच डोर बेल बजी। बाहर पड़ोसन मिसेज शर्मा खड़ी थी, उनके साथ उनका पालतू कुत्ता टाइगर। टाइगर हमेशा जिया को देखकर पूंछ हिलाता था, लेकिन आज आज वह पट्टे को तोड़ डालने की कोशिश कर रहा था। दांत निकालकर गुर्रा रहा था और जोर जोर से भौंक रहा था, मानो उसने कोई अमानवीय छाया देख ली हो। जिया बस बिना पलक झपकाए उसे घूरती रही। उसकी आंखें कुत्ते की आंखों से मिलीं और अचानक टाइगर का शरीर कांपने लगा। वह डर से छीं छीं करने लगा और जमीन पर लौटने लगा, मानो किसी अदृश्य बोझ के नीचे दब गया हो। मिसेज शर्मा घबरा कर टाइगर को खींचते हुए बोली, अरे जिया, सुना था कि तुम रतलाम गई हो।
अच्छा होता कल ही बता देती, मैं योगा सेंटर से ले आती। चलो, अब तैयार हो जाओ। जिया ने बिना कुछ बोले उनके चेहरे पर दरवाजा बंद कर दिया। टाइगर तुरंत शांत हो गया, पर जिया की आंखों में खून उतर आया था। पहले रोमा, अब ये कुत्ता। शाम को रमन को जिया के भाई आकाश का फोन आया। उसने चिंता से कहा, रमन, जिया से हमारी बात क्यों नहीं हो पा रही? सब ठीक तो है? रमन का दिल धक से रह गया। उसे याद आया, कल ही आकाश ने बताया था कि जिया पिछले हफ्ते रतलाम में अपने पिताजी के साथ थी। तो फिर कल रात उसके बगल में जो औरत थी, वह जिया थी भी या नहीं? जिया हमेशा अपने मायके वालों से हर रोज बात करती थी, लेकिन इस बार रमन हैरान था। जिया ने रतलाम से लौटने के बाद एक बार भी अपने पिता या भाई से बात तक नहीं की। जब आकाश ने फोन किया और कहा कि जिया उनके कॉल भी नहीं उठा रही, रमन का माथा ठनका। उसने तुरंत जिया को फोन किया। तुमने अभी तक अपने घर वालों से बात क्यों नहीं की? जिया का जवाब चुभने वाला था। मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? अब मैं तुम्हारे साथ इस घर में हूं, यही काफी है। वैसे भी तुमने बता ही दिया कि मैं घर पहुंच गई हूं, तो उन्हें फोन करने की क्या जरूरत? रमन सन्न रह गया। यह जिया का अंदाज नहीं था। पिछले कुछ दिनों से उसका बर्ताव बिल्कुल अलग, अजीब और डराने वाला हो गया था, लेकिन काम की थकान ने उसे चुप करा दिया। शाम को जब वह घर लौटा, दरवाजा खुलते ही जिया उस पर टूट पड़ी। उसने रमन को जबरन चूम लिया और उसे बेडरूम की ओर घसीट ले गई। रमन थका हुआ था, लेकिन जिया उसे जरा भी आराम नहीं करने दे रही थी। रात भर उसने रमन को सोने नहीं दिया। यह सिलसिला कई रातों तक चलता रहा। रमन का शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगा। हमेशा चुस्त दुरुस्त रहने वाला रमन अब पीला और कमजोर दिखने लगा था। आंखों के नीचे काले घेरे उभर आए थे और चेहरे पर मानो किसी अनजाने डर की छाया में उतर आई थी। रमन को समझ नहीं आ रहा था, जिया में अचानक ये बदलाव क्यों? वह हमेशा शर्मीली और संकोची थी, लेकिन अब जैसे उस पर कोई दटवासना पागलों की तरह हावी सिशिया थी। जिया अपने मायके के कॉल रिसीव करना बिल्कुल छोड़ चुकी थी। रमन कई बार उसे समझाने की कोशिश करता, लेकिन हर रात जिया उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती और रमन को बोलने का मौका ही नहीं देती। एक दिन रमन ने तय कर लिया कि वह घर नहीं जाएगा। उसने ऑफिस में ही रात गुजारने की सोची। रात करीब 10 बजे उसका फोन बजा। मरियम थी। उसकी टूटी फूटी आवाज आई, रमन, मुझे तुझसे मिलना है। तू नहीं जानता मेरे साथ क्या हुआ। रमन का दिल दहल गया। मरियम ने उसे बताया कि कुछ दिन पहले हुए हादसे के बाद उसका फोन टूट गया था। अब जाकर उसने रमन से संपर्क किया है। वह अकेली और बीमार थी और अब घर लौट चुकी थी। रमन तुरंत घर जाने निकला ताकि जिया को लेकर मरियम से मिलने जा सके। रात 11 बजे वह अपनी बिल्डिंग पहुंचा। इलाका सुनसान था। लिफ्ट खराब थी, तो वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही उसे पंडुस्टप्पा वास्ते घिनौनी आवाज आमा सुनाई दी। चर्र चर्र, हड्डियों के चबने जैसी आवाज। रमन का खून जम गया। उसने ऊपर की ओर देखा। धुंधले अंधेरे में कोई आकृति झुकी हुई थी। कौन है वहां, क्या कर रहे हो? उसकी आवाज सुनते ही आवाज थम गई। रमन धीरे धीरे उस छाया की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, अचानक वह परछाई सीढ़ियों से कूदकर सीधा उसके सामने आई और उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वह दीवार से जा टकराया। रमन संभलने की कोशिश करने ही वाला था कि वह आकृति हवा में विलीन हो गई। रमन का दिल धड़क रहा था, सांसें भारी हो गई थीं। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। डर के मारे कांपते हुए वह घर पहुंचा। दरवाजा पहले से खुला था। जिया वहां खड़ी थी, पसीने में भीगी, बाल बिखरे हुए, आंखों में अजीब सी चमक। रमन हकलाकर बोला, तुम्हें तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आया हूं? जिया ने अपने उलझे बालों को पीछे किया और धीमी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें बालकनी से देख लिया था। रमन के भीतर कुछ टूट गया। उसे लगा मानो जिया उसकी पत्नी नहीं, बल्कि कुछ और बन चुकी है। उसने मरियम के बारे में बताया, लेकिन जिया का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा रहा। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं थक गई हूं, कल सुबह देख लेंगे। और वह सीधा बेडरूम में चली गई। रमन वहीं खड़ा रह गया, सन्न, डरा हुआ और उलझा हुआ। क्या वाकई यह औरत उसकी पत्नी है,
या फिर वह वही छाया है जिसे उसने अभी-अभी सीढ़ियों पर देखा था। रमन फ्रेश होकर जैसे ही बेडरूम में लौटा, देखा कि जिया गहरी नींद में डूबी हुई थी। अजीब बात यह थी कि आज पहली बार रमन को वह पुरानी बेचैनी महसूस नहीं हो रही थी। वह बिना किसी दबाव के चैन से सो गया। अगली सुबह दोनों मरियम से मिलने उसके घर पहुंचे। हाथों में फ्लावर और फ्रूट्स लेकर जब रमन अंदर गया, तो मरियम की हालत देखकर उसका खून ठंडा पड़ गया। मरियम के दोनों पंजे पूरी तरह कुचले हुए थे, जैसे किसी ने न सिर्फ चोट पहुंचाई हो, बल्कि पूरी नफरत के साथ हड्डियों को तोड़कर कुचल दिया हो। रमन की आवाज कांप उठी। मरियम, ये किसने किया? क्या पुलिस कंप्लेंट की? मरियम की थकी हुई आवाज गूंजी। हाँ, हॉस्पिटल में उसी दिन रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, पर कोई सुराग नहीं मिला। वहां न सीसीटीवी था और मैं अंधेरे में उसका चेहरा भी नहीं देख पाई। रमन को यह सब सुनकर और भी अजीब लगने लगा। लेकिन जिया, वह कोने में चुपचाप बैठी थी। न कोई हमदर्दी, न सवाल, बस खाली निगाहें। मरियम ने धीमे स्वर में पूछा, जिया, तुमने बुटीक खोला नहीं? मुझे लगा था कम से कम एक दिन तो खुला होगा। जिया ने कुछ पल मरियम को घूरा, फिर ठंडी आवाज में बोली, माफ करना, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कल खोल दूंगी। मरियम को जिया का यह बर्ताव चुभ गया, पर उसने कुछ कहा नहीं। इसी बीच रमन को बाहर से रोमा का फोन आया। वह बात करने चला गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, जिया की आंखों का रंग ही बदल गया। उसके चेहरे पर वही अजीब, खतरनाक मुस्कान लौट आई। उसने धीरे से मरियम की तरफ झुकते हुए कहा, मरियम, याद है ना, मैंने उस दिन तुमसे क्या कहा था? हड्डी की कबाब के बीच में नहीं आना चाहिए, वरना उसे बाहर फेंक दिया जाता है। तुम अभी जिंदा हो, ये तुम्हारी किस्मत है, लेकिन अगली बार बीच में आने की कोशिश की तो तुम्हारी हड्डियों का भी। जिया ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसके होंठों पर हल्की पर बेहद डरावनी मुस्कान थी। मरियम का पूरा शरीर कांप उठा। वह समझ गई थी कि जिया उसे सीधे धमकी दे रही है, लेकिन जिया को यह नहीं पता था कि उसकी यह बात आधे खुले दरवाजे से किसी ने और भी सुन ली थी। वापस लौटते समय रमन और जिया ने देखा मिस्टर शर्मा के घर से तेज रोने की आवाज आ रही थी। जब रमन ने दरवाजा खटखटाया, तो सामने खड़े मिस्टर शर्मा की आंखें लाल थीं। उन्होंने भारी स्वर में कहा, टाइगर, हमारा कुत्ता पिछले 2-3 दिन से अजीब बर्ताव कर रहा था। डॉक्टर ने कहा सब नॉर्मल है, पर पिछली रात से गायब था। आज सुबह उसकी लाश सीढ़ियों के पास मिली और उसके शरीर के कुछ हिस्से किसी ने नोच कर खा डाले। रमन का गला सूख गया। अचानक उसे याद आया, पिछली रात उसने भी सीढ़ियों के पास एक धुंधली परछाई देखी थी, लेकिन उसने हिम्मत कर जांच नहीं की थी। वह और मिस्टर शर्मा तुरंत सोसाइटी ऑफिस पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज निकलवाई। फुटेज देखकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। कैमरे में टाइगर दौड़ता हुआ दिख रहा था। फिर अचानक एक धुंधली धुंध स्क्रीन पर छा गई। उसी धुंध में वह गायब हो गया। कुछ देर बाद कैमरा साफ हुआ, पर अब सीढ़ियों पर सिर्फ उसका टूटा फूटा शरीर पड़ा था। बिल्डिंग सेक्रेटरी बिजॉय चटर्जी भी वहां थे। उन्होंने ध्यान से देखा और गंभीर आवाज में कहा, यह कोई सामान्य बात नहीं है। कैमरे में आने वाली धुंध सीधे तुम्हारे फ्लैट से निकल रही है। उस रात बिजॉय अकेले स्टडी रूम में सीसीटीवी फुटेज फिर से जांच रहे थे। स्क्रीन को बार बार साफ करने की कोशिश की। अचानक तस्वीर थोड़ी साफ हुई। धुंध के बीच एक औरत की आकृति उभर आई। उसका चेहरा अब भी धुंधला था, पर यह साफ था कि वह औरत रमन के फ्लैट से बाहर निकली थी। बिजॉय का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने तुरंत रमन को कॉल किया। फोन बजते ही रिसीव हो गया। रमन, तुम्हारे फ्लैट में कुछ गड़बड़ है। कैमरा जब धुंधला हुआ, तब वो छाया तुम्हारे घर से निकली थी, और जैसे ही सब कुछ साफ हुआ, तुम्हारे कमरे का दरवाजा बंद हो रहा था। बिजॉय ने कंपाते हाथों से एक कार्ड उठाया और उस पर लिखा, रमन, परेशानी, नकारात्मक ऊर्जा उसके फ्लैट में। लेकिन तभी उनकी आंखें स्क्रीन पर जम गईं। वह औरत धीरे धीरे कैमरे की तरफ मुड़ी। चेहरा अब भी धुंधला था, लेकिन आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। सेक्रेटरी बिजॉय चटर्जी देर रात अपने स्टडी रूम में अकेले बैठे सीसीटीवी फुटेज को स्लो मोशन में देख रहे थे।
फुटेज में रमन के फ्लैट का दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक धुंधली आकृति बाहर निकली। वह आकृति कुछ कदम आगे बढ़ी, फिर अचानक रुक गई। बिजॉय के हाथ कांपने लगे। उन्होंने फोन को बाजू में रख दिया और स्क्रीन पर ध्यान गड़ा दिया। फुटेज में आकृति ने धीरे धीरे सिर घुमाया और सीधे कैमरे की तरफ देखा। उसकी नजरें इतनी गहरी थीं कि बिजॉय को ऐसा लगा मानो वह कैमरे के पार जाकर सीधे उन्हें देख रही हो। यह ये तो मुझे ही देख रही है। धुंधला चेहरा अब साफ होने लगा। बिजॉय की सांसें तेज हो गईं, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ने के बजाय वह आकृति कैमरे की तरफ आने लगी और अचानक थम। लैपटॉप तेज धमाके के साथ फट पड़ा। धुआं पूरे कमरे में फैल गया। बिजॉय की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब वह आकृति उनके सामने थी, काले धुएं से बनी एक परछाई, बिना चेहरा, बिना पहचान। हे हे भगवान! बिजॉय पीछे की ओर गिर पड़े। परछाई धीरे धीरे झुकी और ठंडी हवा जैसे कमरे का तापमान गिर गया। उसने बिजॉय का गला जकड़ लिया। बिजॉय छटपटाने लगे, लेकिन उनकी चीख गले में ही दब गई। अगले ही पल परछाई के मुंह से दो चमकते सफेद दांत निकले और बिजॉय के गले में धंस गए। कुछ ही देर में कमरे में सिर्फ खून चूसने की आवाज गूंज रही थी। बिजॉय का शरीर ढीला पड़ा और परछाई ने उसे खिड़की से नीचे धकेल दिया। खिड़की से बाहर अंधेरे में गुम होते ही वह परछाई गायब हो गई। सुबह रमन नींद से जागा। अजीब बात यह थी कि कई दिनों बाद उसे चैन की नींद मिली थी, लेकिन बाहर से रोने चीखने की आवाजें आ रही थीं। वह बालकनी की तरफ दौड़ा। नीचे लोगों की भीड़ थी और जमीन पर एक लाश पड़ी थी। वह इंसान पेट के बल गिरा था। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन जमीन पर उसकी पत्नी चीत्कार कर रही थी। बिजॉय, उठो, मुझे छोड़कर मत जाओ। रमन का दिल धक से रह गया। वह तुरंत नीचे भागा, लेकिन तभी पीछे मुड़कर देखा। जिया किचन टेबल पर नाश्ता कर रही थी। उसने रमन की ओर देखा और ठंडे स्वर में बोली, आओ, नाश्ता कर लो। रमन गुस्से से कांप उठा। तुम्हें पता भी है नीचे क्या हुआ है? बिजॉय मर गए। जिया ने चम्मच को प्लेट में टकराते हुए कहा, तो कोई मरा है तो मरने दो, हमें उसे क्या? रमन उसकी आंखों में झांकता रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह उसकी वही जिया है। नीचे भीड़ में रमन ने देखा कि बिजॉय का शरीर पूरी तरह खून में लथपथ था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जमीन पर खून की एक भी बूंद नहीं थी। सारा खून सिर्फ उसके कपड़ों में समाया था, जैसे किसी ने उसे निचोड़ लिया हो। इसी बीच एक कार्ड हवा में उड़ता हुआ रमन के पैरों में आ गिरा। वह कार्ड बिजॉय की लिखावट में था। उसमें लिखा था, रमन के फ्लैट में प्रॉब्लम है, नकारात्मक ऊर्जा वहीं से निकलती है, एक तांत्रिक से मिलो, पता पीछे है। यह पढ़ते ही रमन और मिस्टर शर्मा ने एक दूसरे की आंखों में देखा। दोनों समझ गए कि अब यह सिलसिला खुद से नहीं रुकने वाला। रमन घर लौटा तो जिया गायब थी, लेकिन अंदर से धीमे रोने की आवाज आ रही थी। वह और मिस्टर शर्मा बेडरूम में पहुंचे। कोने में जिया सिसक रही थी। मुझ पर किसी ने हमला किया, मैं किचन में थी, किसी ने मुझे पकड़ लिया, किसी तरह भागकर यहां आ गई। रमन ने उसे संभाला, लेकिन उसके दिमाग में बिजॉय की लिखी चेतावनी गूंज रही थी। उसने तय किया कि जिया को फिलहाल मिस्टर शर्मा के घर पर छोड़ना ही सुरक्षित है और खुद उस पते पर जाना होगा जो बिजॉय ने छोड़ा था। वह पता उन्हें लोनावला के पास एक पुराने से मेडिटेशन सेंटर तक ले गया। रमन और शर्मा को लगा था कि यह जगह किसी तांत्रिक की कुटिया होगी, लेकिन यहां कई लोग साधना और ध्यान कर रहे थे। कुछ रो रहे थे, कुछ अजीब हरकतों में उलझे थे। एक आदमी ने उनसे कार्ड लिया और चुपचाप अंदर ले गया। एक खाली कमरे में फर्श पर चटाई बिछी थी। उस पर एक युवक पद्मासन में बैठा था। साधारण कपड़े, बंधे हुए बाल और बेहद शांत चेहरा। उसने आंखें खोले बिना कहा, तुम्हारे घर में परेशानी है, बताओ। रमन ने पूरा किस्सा सुनाया और फिर कांपते स्वर में पूछा, बिजॉय चौथी मंजिल से गिरे थे, पर उनके शरीर से खून की एक बूंद भी बाहर नहीं आई, ऐसा कैसे हो सकता है? युवक ने धीरे से आंखें खोली। उसकी निगाहें रमन के आर पार उतर गईं, क्योंकि वह खून पहले ही पी लिया गया था, और जो ताकत तुम्हारे घर में है वह सिर्फ इंसान का खून नहीं पीती, उसकी आत्मा भी निगल जाती है।
परम ने गहरी सांस ली और आंखें मूंद कर कुछ देर तक चुप बैठा रहा। फिर धीमे स्वर में बोला, देखो मिस्टर रमन, आम झगड़े, गुस्से या तनाव से पैदा होने वाली नेगेटिविटी अलग होती है, लेकिन आपके घर में जो हुआ वह साधारण नहीं था। यहां अभी मुझे कोई अंधेरा या बुरी शक्ति महसूस नहीं हो रही, लेकिन यह भी सच है कि कोई चीज आपके घर में जरूर आई थी और संभव है कि वह अब यहां से चली गई हो। रमन का चेहरा तना हुआ था। उसे अच्छी तरह याद था कि मरने से पहले सेक्रेटरी बिजॉय ने अपने नोट में खास तौर पर लिखा था, रमन के फ्लैट में ही समस्या है। फिर भी परम का कहना अलग ही था। मिस्टर शर्मा अब तक खामोश बैठे थे। अचानक उनकी आवाज में झुंझलाहट और दर्द उतर आया। परम, अगर बिजॉय ने ऐसा लिखा है तो बेवजह तो नहीं लिखा होगा। उसी रहस्य की जांच करते करते उसकी मौत हुई और मेरा टाइगर, उसका तो दिल कलेजा नोच लिया गया था। हड्डियां तक बिखरी हुई मिली। यह क्या किसी जानवर का काम था? अगर ऐसा किसी इंसान के साथ हुआ तो सोचो क्या होगा। कमरे में कुछ पल के लिए भारी सन्नाटा छा गया। परम की आंखों में हल्की चिंता झलक गई। उसने धीरे धीरे अपने पांव से एक छोटा शीशे का कटोरा निकाला जिसमें सफेद पाउडर रखा था। यह पवित्र राख है, इसे अपने घर में रख देना। जब तक यह वहां है कोई नकारात्मक शक्ति अंदर नहीं आ सकेगी, और अगर कुछ पहले से अंदर मौजूद है तो यह उसे बाहर खींच कर निकाल देगा। फिर उसने रमन और शर्मा दोनों को अपना पर्सनल नंबर दिया। कुछ भी अजीब महसूस हो तो बिना देर किए मुझे कॉल करना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। इतना कहकर परम ने अपनी आंखें बंद की और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। घर लौटते वक्त रमन ने महसूस किया कि अपार्टमेंट की हवा हल्की लग रही है। कई दिनों से जो भारीपन, घुटन और उदासी सिर पर मंडराती रहती थी वह अचानक गायब हो गई थी। लेकिन जिया के चेहरे पर अजीब सी झिझक थी। जब रमन ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा तो जिया वहीं चौखट पर ठिठक गई। आओ ना, रमन ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन जिया के कदम मानो जम गए हों। उसकी आंखों में भय तैर रहा था। क्या हुआ? अंदर क्यों नहीं आ रही? रमन ने उसका हाथ पकड़कर खींचना चाहा। तभी जिया ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वह दूर जाकर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वह वहीं खड़ी होकर सिसकने लगी, नहीं, मैं इस घर में नहीं जा सकती। ये देखकर रमन हैरान और परेशान हो गया। आखिरकार वह उसे मरियम के घर छोड़ आया। रात का समय। रमन अकेला अपने फ्लैट में बैठकर लैपटॉप पर अधूरा प्रोजेक्ट पूरा करने की कोशिश कर रहा था। घड़ी पर नजर पड़ी। रात के 11 बज चुके थे। उसे हल्की भूख महसूस हुई। वह किचन में गया और सुबह का रखा नाश्ता फ्रिज से निकालकर गर्म करने लगा। दूध और ब्रेड भी रख ली। तभी छी, जैसे किसी ने कांच पर नाखून घिस दिए हों। आवाज इतनी तीखी थी कि कानों के पर्दे फटने लगे। रमन ने चारों ओर देखा, लेकिन किचन में सब कुछ सामान्य था। इच- ची आई अब यह आवाज और तेज हो गई। उसने अपने कान दबा लिए, लेकिन आवाज अभी भी भीतर तक चीरती चली गई। घबराकर वह उस आवाज का पीछा करते करते बेडरूम तक पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर घुप अंधेरा था। जैसे ही उसने कदम रखा आवाज अचानक बंद हो गई। सन्नाटा। रमन ने कांपते हाथ से लाइट ऑन की। कमरे की दीवार पर लंबे लंबे खरोंचों के निशान थे, मानो किसी ने लोहे के पंजों से उसे चीरा हो। ठंडी हवा का झोंका कमरे में फैला और खिड़की के शीशे पर धुंध से लिखे शब्द उभरे, वो यहां नहीं आ सकती, लेकिन मैं अभी भी यहीं हूं। रमन ने बेडरूम का दरवाजा बंद किया ही था कि अचानक उसकी निगाह खिड़की पर गई। उसके सीने में ठंडी हवा की तरह डर भर गया। खिड़की के बाहर किसी का हाथ लटक रहा था, काला, सड़ा हुआ सा, लंबे खुरदरे और नुकीले नाखूनों वाला। वही हाथ खिड़की के शीशे पर धीरे धीरे खरोंच मार रहा था। छी! बाहर अंधेरा था, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन सिर्फ उस हाथ को देखकर ही रमन की रगों में खून जम गया। उसके मन में परम की बात गूंजने लगी, जब तक यह पाउडर घर में है कोई नकारात्मक शक्ति अंदर नहीं आ सकती। तो फिर ये हाथ यहां तक कैसे आया? क्या वो पाउडर अब असर खो चुका था, या फिर क्या खतरा पहले से ही घर के भीतर मौजूद था? रमन के पैर सुन्न पड़ गए।
वह पीछे हट गया, लेकिन मोबाइल बेड के पास रखा था और वह हाथ ठीक उसी जगह था। उसने हिम्मत जुटाई, दरवाजा बंद किया और किचन में भाग आया। लेकिन आवाज अभी भी गूंज रही थी। धीरे-धीरे उसका दिमाग सुन्न होने लगा। वह वहीं सोफे पर लेट गया और जाने कब नींद ने उसे जकड़ लिया। सुबह सब कुछ सामान्य था। खिड़की पर सिर्फ गहरे खरोंच बचे थे, मानो रात की घटना कोई सपना हो। रमन ने तुरंत परम को फोन लगाया और सारी बातें बताईं। परम ने गंभीर स्वर में कहा, कल रात जो भी हुआ, अब यह साफ है कि यह सिर्फ घर तक सीमित नहीं है। ये चीज किसी पर चिपक गई है। कल मैं फिर आऊंगा, लेकिन इस बार घर का हर सदस्य मौजूद होना चाहिए। तभी असली सच सामने आएगा। रमन ने हामी भर दी, लेकिन मन का डर और गहरा हो गया। ऑफिस लौटते वक्त रोमा उसके साथ थी। उसकी कार खराब हो गई थी, इसलिए उसने लिफ्ट मांगी थी। रोमा ने धीरे से उसका कंधा छुआ। रमन, क्यों ना आज भी होटल चले? रमन चौंक गया। रोमा, जो कुछ उस दिन हुआ वह एक गलती थी। नशे में था मैं। उसे भूल जाना ही बेहतर है। जिया से पहले ही दूरी आ चुकी है। मैं और गलतियां नहीं कर सकता। रोमा की आंखें गहरी और नमी से भरी थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी जिद भी थी। वह रमन के और करीब झुक गई। लेकिन मैं तुम्हें चाहती हूं, रमन, तुम समझ क्यों नहीं रहे? रमन ने खुद को सख्ती से दूर किया। मुझे मत फंसाओ रोमा, तुम भी शादीशुदा हो और मैं अपनी जिंदगी में और अंधेरा नहीं चाहता। लेकिन तभी रोमा ने सामने देखा और अचानक चीख पड़ी, रमन, ब्रेक! रमन ने सामने नजर घुमाई और उसका खून ठंडा पड़ गया। सड़क के बीचों बीच अंजिया खड़ी थी। उसने घबराकर ब्रेक मारा। कार चीखती हुई रुकी और दोनों ने आंखें बंद कर लीं। टक्कर की आवाज गूंजी। जब उन्होंने आंखें खोली, सामने कुछ भी नहीं था। लेकिन तभी कार के शीशे पर धप 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 की जोरदार आवाज हुई। खिड़की से बाहर झांकने पर देखा, जिया वहीं खड़ी थी, जिंदा, बिल्कुल सही सलामत। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। वह शीशे पर हाथ मार रही थी, मानो भीतर घुस जाना चाहती हो। रमन ने हिचकते हुए शीशा नीचे किया। जिया गर्जी, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? अच्छा हुआ मैं साइड में हो गई, वरना आज तुमने मुझे कुचल ही दिया था। वह झट से कार में बैठ गई और रोमा को पीछे धकेल दिया। रोमा की सांसें अटक रही थीं। उसने रमन की ओर देखा, मानो पूछ रही हो, ये असली जिया है या कुछ और? घर की ओर जाते हुए जिया अचानक बोली, रमन, मुझे घर मत ले चलो, मुझे पता है। अगर मैं वहां गई तो इस बार मैं जिंदा नहीं बचूंगी। मुझे वहां मत ले जाओ। उसने रमन को कसकर गले से लगा लिया। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। कृपया मुझे होटल ले चलो। रमन ने उसकी हालत देखकर हामी भर दी। वे दोनों होटल पहुंचे, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, जिया ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे जंगली प्यास की तरह चूमने लगी। रमन ने प्रतिरोध नहीं किया, लेकिन उसी पल वही पुराना एहसास लौटा। हर बार की तरह जब भी वह जिया के साथ शारीरिक संबंध बनाता था, उसे लगता था कि उसके शरीर की सारी ऊर्जा निचुड़कर बाहर जा रही है। उसका खून, उसकी ताकत जैसे धीरे धीरे किसी और की हो रही हो। रमन कई बार जिया के साथ रहा था, लेकिन इस बार अनुभव अलग था। हर बार जब वह दोनों करीब आते, रमन को ऐसा लगता जैसे उसके शरीर से सारी ताकत खींच ली जा रही हो। सुबह जब वह उठा, उसका पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था और सर भारी लग रहा था। उसने देखा, जिया बाथरूम में नहा रही थी। पानी की आवाज के बीच उसका गुनगुनाना साफ सुनाई दे रहा था। तभी रमन के फोन पर आकाश का वीडियो कॉल आया। उसने तुरंत रिसीव किया, लेकिन सामने से आकाश का गुस्से से भरा चेहरा देखकर वह घबरा गया। रमन, मैंने तुझ पर भरोसा किया था, लेकिन तूने हमें जिया के बारे में धोखा दिया। तूने कुछ नहीं बताया। रमन हैरान रह गया। भैया, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? जिया बिल्कुल ठीक है, यहीं मेरे साथ है। मैंने कई बार कहा कि आपको कॉल करे, लेकिन वह। आकाश ने बीच में ही टोक दिया। अब और झूठ मत बोल। कल रात पुलिस का फोन आया था। जिया सड़क किनारे खून से लथपथ मिली थी। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। अभी भी वह बेहोश है और जिंदगी मौत के बीच झूल रही है। रमन का चेहरा पीला पड़ गया। ना, नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो तो मेरे साथ। लेकिन उसकी जुबान वहीं थम गई, क्योंकि आकाश ने कैमरा पलटा। स्क्रीन पर हॉस्पिटल का बिस्तर दिखा।
उस पर पड़ी थी जिया। ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ, बाह में खून की बोतल छड़ी, माथे पर गहरी चोट का पट्टा बंधा। रमन की आंखें फटी रह गईं। उसी पल बाथरूम का दरवाजा धीरे धीरे खुला। भीतर से वही परिचित आवाज आई। रमन, उठ गए तुम? जल्दी फ्रेश हो जाओ, तुम्हें ऑफिस जाना है। और हाँ, मैं अभी मरियम के घर जा रही हूं। इस घर में तब तक कदम नहीं रखूंगी जब तक वो आत्मा यहां से चली नहीं जाती। ये सुनकर रमन तो हैरान था ही, लेकिन आकाश भी सन्न रह गया, क्योंकि वह आवाज बिल्कुल उसकी बहन जिया की थी। वही लहजा, वही अंदाज। क्या अगर असली जिया हॉस्पिटल में पड़ी है, तो फिर रमन के घर में कौन है? तो दोस्तों, ये थी रमन और जिया की रहस्यमयी दास्तान। अब सवाल यह है कि रमन के घर में मौजूद वो औरत कौन थी? क्या सच में वो जिया थी, या फिर किसी आत्मा ने उसका रूप धारण कर लिया था? और अगर असली जिया अस्पताल में पड़ी है, तो फिर रमन किसके साथ रह रहा था? क्या यह महज एक भ्रम है या किसी अनजानी ताकत का खेल? कमेंट करके जरूर बताइए। और हां, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खौफनाक होने वाली है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।